गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपके 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर का स्टार्टिंग का पोर्शन जिसे इस बार सिलेबस से डिलीट किया है, उसके स्टार्टिंग का पोर्शन आप ऑलरेडी 10th क्लास तक में पढ़ चुके हैं। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये 10th स्टैंडर्ड में भी था, जिसपे आप न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, डुबेर्नियन ट्रैक्स रूल, मेंडलीज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इनके बारे में पढ़े हैं और यहीं तक के पोर्शन को इस बार रिमूव किया है। हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्शन को भी लेकर चलते हैं और स्टार्टिंग का 10, 15, 20 मिनट जो टाइम लगेगा वो उसके बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि कोई इस चैप्टर में कुछ छूटा हुआ न रह जाए। और फिर मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में स्टार्ट करेंगे, हम लोग एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक पार्ट जो अंडर 10th क्लास में आप पढ़े हैं वहां से। पहला सवाल उठता है कि एलिमेंट है क्या। तो मैटर का क्लासिफिकेशन याद करो। मैटर हैज 3 फॉर्म और स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड मैटर हैज 3 टाइप्स, यानी कि एलिमेंट टाइप्स ऑफ मैटर को कहा जाता है और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस कहा जाता है। एलिमेंट के डेफिनेशन में आता है, इट इज द सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होगा। जैसे अगर आप वाटर लेते हैं तो वाटर का फार्मूला है H2O। अब ये H2O के कंपोजिशन को देखो कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो यहाँ पर आ जाएगा H एंड O, जिन्हें H2O कहा गया। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट कहा गया। अब इस एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट एटम्स हो गए और उनके प्रॉपर्टीज के अनुसार से एलिमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल, it is the type of element which atom has tendency to lose electron, यानी जिस एटम में इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी उन्हें मेटल कहा जाएगा। मेटल के और भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगे। नॉन मेटल, which atom has tendency to gain electron, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उन्हें नॉन मेटल कहा गया। एंड मेटेलॉइड्स, these are element having properties of metal as well as non metal, यानी कि जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज हो उन्हें मेटेलॉइड्स कहा जाता है। एंड दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये मेटल और नॉन मेटल के जंक्शन पर होता है। और स्टार्टिंग में जैसे जैसे साइंस बढ़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बढ़ने लगे। पहले इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को पढ़ा जाता था, फिर जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ने लगा, अब जरूरत पड़ा कि इनको हम लोग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में रख करके इनके बारे में जानना शुरू करेंगे। कई जगह पर ग्रुपिंग किया गया। हम लोग के सिलेबस के अनुसार से इसमें ग्रुपिंग आया डुबेर्नियर ट्रैक्स रूल के अनुसार से। डुबेर्नियर, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों को एक ग्रुप में रखें। इन तीनों में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का उस वक्त में एटॉमिक मास के ऊपर में ध्यान दिया जा रहा था। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है। अब देखा गया कि ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास में प्रॉपर्टीज तो तीनों का आइडेंटिकल है, इसलिए इन 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को ट्रैक्स कहा गया। इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आया, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आया। तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ट्रैक्स, उन्हें ट्रैक्स कहा गया। अब इसके बीच में कुछ रिलेशन ऑब्टेन करने की कोशिश की गई कि हाँ कुछ पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज अगर हम निकालें तो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। जैसे अगर हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में लिथियम है, इनका 7, थर्ड एलिमेंट में पोटेशियम है, इनका 39, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 46 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि वैल्यू 23 हो गया।
और ये 23 एटॉमिक मास किसके एटॉमिक मास के बराबर है? सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर है। कुछ यही ट्रेंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में भी आया, इक्वल नहीं तो नियरली इक्वल के बराबर में। कुछ वैसा ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में गया। तो इसी के अनुसार से डोबेर्नियर ने अपना एक रूल दिया, जिन्हें डोबेर्नियर ट्रायड्स रूल कहा जाता है। इन्होंने बताया कि इफ एलिमेंट्स हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड इन ए ट्रायड, then the atomic mass of middle element is average or nearly average to the atomic mass of first and third element. अब ये मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। इट मे बी इक्वल और नियरली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। तो ये डोबेर्नियर के अनुसार से दिया गया, लेकिन डोबेर्नियर का ये क्लासिफिकेशन कुछ ही दूर तक गया, उसके बाद में बाकी फेल हो गया। यानी कि ये सिर्फ 3 ग्रुप ही बना पाया, लेकिन स्टेप तो इन्होंने लिए। जहां सब एलिमेंट पहले अकेले अकेले था, उनको एक साथ में ग्रुप में करके जब इनका स्टडी किया गया तो वो थोड़ा आसान हो गया। यानी कि अगर लिथियम का आपको प्रॉपर्टीज पता है, लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम और पोटेशियम का भी 1 है। लिथियम के एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, तो सोडियम के भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो ये कदम आया। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पार्ट आया वो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया, जिन्हें न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा गया। न्यूलैंड साहब के बारे में कहा जाता है कि ये म्यूजिशियन थे, और जो जिस फील्ड से बिलोंग करता है उसके सोचने, उसके काम करने के तरीके में उसका वो प्रोफेशन इन्वॉल्व हो जाता है। वो उस वक्त के एलिमेंट को अरेंज करने लगे उनके एटॉमिक मास के अनुसार से। तो उस वक्त के एलिमेंट में हाइड्रोजन, लिथियम, इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये इस तरीके से बढ़ने लगे। अब वो क्या ऑब्जर्व करने लगे, जब इनके प्रॉपर्टीज को मैच किया गया तो देखा गया कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज लिथियम का प्रॉपर्टीज सोडियम के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है, बेरिलियम का प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज से मैच कर रहा है। अब देखिए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का ये मैच कर रहा है, लिथियम का सोडियम के साथ में मैच कर रहा है, हाइड्रोजन भी लिथियम से ही मैच कर रहा था इनके साथ में। तो जब ये यहां से अरेंज करने लगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबको एक जगह पे ग्रुप में रखने लगे, जो उस वक्त के डिस्कवर्ड एलिमेंट थे। अब वो क्या देख रहे हैं कि अगर इसे हम नंबर 1 देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसे हम 1 देते हैं तो फिर मैग्नीशियम जो वो 8 हो जा रहा है। यानी कि जिस तरह से म्यूजिक में पहला सुर और 8वां सुर बराबर होता है, जैसे याद करो, आप भी जानते होंगे, सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो पहले स्टार्ट किए थे हम लोग सा से, और फिर 8वां भी हो गया सा। तो इन्होंने बताया कि इफ वी अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज आइडेंटिकल टू द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट, or the properties of 8th element become identical to the properties of first element. It is similar that happen in musical scale in which the first note and 8th note are identical. यानी कि जिस तरह से म्यूजिकल स्केल में सुर में पहला सुर और 8वां सुर बराबर होता है, उसी तरह से अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार से अरेंज किया जाए तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट इन दोनों का प्रॉपर्टीज बराबर होता है। और इसी के अनुसार से इनके लॉ को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। तो डोबेर्नियर जहां पे सिर्फ 3 ट्रायड का ही फॉर्मेशन कर पाए, ये लिथियम से लेकर के कैल्शियम तक है।
कैल्शियम के बाद इनका भी फेल हो गया। स्कैंडियम कहीं से नहीं मैच कर रहा था, टाइटेनियम कहीं से नहीं मैच कर रहा था, लेकिन पहले वाले के कंपैरिजन में कुछ आगे तक बढ़ पाए। इनसे और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ मेंडलीव्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। मेंडलीव्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में उस वक्त के 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया गया और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट दिया है कि जो वर्टिकल कॉलम है इन्हें ग्रुप कहा जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल रो है ये इस तरीके से जो लेफ्ट टू राइट करते हैं इस हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा गया। यानी वर्टिकल कॉलम हो गया ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो हो गया पीरियड। और उस वक्त के नोन एलिमेंट को एटॉमिक मास के अनुसार से उन्होंने ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार से। ये मेंडलीव्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पर बेस्ड था। इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया वो एक लॉ पर बेस्ड था जिन्हें मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त में। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास को फॉलो करता है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में वो अपने आप को रिपीट करता है। हर एक वो घटना जो एक समय के बाद में अपने आप को रिपीट करता है उसको पीरियोडिक इवेंट कहा जाता है। जैसे सुबह और शाम का होना, रात का होना, ये एक पीरियोडिक इवेंट है। हर 24 आवर के बाद में अपने आप को रिपीट करता है, इसलिए इस इवेंट को पीरियोडिक इवेंट कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी जब एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में वो अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है और इस तरीके से ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया। उस वक्त में जो कुछ अननोन एलिमेंट थे उसके लिए उन्होंने मेंडलीव ने अपने टेबुलर क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस छोड़ दिया और उन्होंने बताया कि इस वक्त में जो एलिमेंट आएंगे उनका प्रॉपर्टी ये होगा। जैसे एल्युमिनियम के नीचे में जगह छोड़ दी, नाम दे दिया एका एल्युमिनियम। बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ वो उनका प्रॉपर्टी बिल्कुल उस प्रॉपर्टी जो अनाउंस किया गया था उसके अनुसार से वो मैच कर रहा था। तो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से था। यहां तक का ये पोर्शन अब सिलेबस में से डिलीट कर दिया है, यानी कि अब ये आपको सिर्फ 10th तक नहीं पढ़ना है। 10th के बाद में अब आगे इसको 11th में नहीं डालना था सिलेबस कम करने के लिए। वैसे ही ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, आप बताओ या ना बताओ ये स्टूडेंट को तो ध्यान में रहता ही है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है तो बहुत ज्यादा नहीं बड़ा करना चाह रहे हैं। इस वाले टॉपिक को कंसेप्चुअल पोर्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार आप रीडिंग डाल लोगे बुक का, आपको अगर लगे कि हाँ यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा दिख रहा है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में अब हम लोग आगे आएंगे मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, जिसे डिटेल से पढ़ना है। और अब बाकी का जो 5-6 क्लास जहां तक ये चलेगा तो हम मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में ही बात करेंगे। अब हम लोग मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मोस्लेस के द्वारा दिया गया, ये मोस्लेस लॉ पर बेस्ड है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मोस्लेस पीरियोडिक लॉ, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं, इसमें बस सिर्फ एक जगह पर डिफरेंस है। मेंडलीव में एटॉमिक मास को कंसीडर किया गया था और यहाँ पर एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया गया। एटॉमिक मास में कई लिमिटेशंस भी थे जो मेंडलीव में आप पढ़े होंगे, जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, ये दोनों कार्बन के ही आइसोटोप्स हैं। अगर आप एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं उनके एटॉमिक मास के अनुसार से तो 12 का अलग पोजीशन होना चाहिए और 14 का अलग होना चाहिए। लेकिन जब आप एटॉमिक नंबर के अनुसार से करेंगे तो दोनों का एटॉमिक नंबर 6 ही है, तो जो पोजीशन कार्बन 12 का होगा वही पोजीशन कार्बन 14 का भी होगा, यानी कि कार्बन के लिए अलग से पोजीशन देने का जरूरत नहीं है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये उनके एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है और इन्होंने पूरे मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम बनाए और उस 18 वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा गया और इसमें 7 हॉरिजॉन्टल रो थे जिन्हें पीरियड कहा गया। यहां पर हम मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से आउटलाइन है। यहां पर
इनके मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम यानी कि ग्रुप था। और इसमें 4 ब्लॉक थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि किस ब्लॉक को किस में कहां रखा गया। इस जगह पर ये एस ब्लॉक था, सब स्मॉल लेटर से लिखोगे SPDF, ये एस ब्लॉक था। यहां बीच में डी ब्लॉक आ गया, इस जगह पर ये पी ब्लॉक था और यहां पर ये एफ ब्लॉक है। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को रखा गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड से लेकर 12 तक के एलिमेंट को डी ब्लॉक में रखा गया और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में रखा गया। इसी थर्ड ग्रुप में लैंथेनम और एक्टिनियम आता है। लैंथेनम के बाद लैंथेनोइड्स और एक्टिनियम के बाद एक्टिनोइड्स, इन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया। इन सब को अगर हम लोग गौर से देखें तो इसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम यानी कि ग्रुप हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रो यानी पीरियड है। ये फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट को देखें हम लोग तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होता है, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होता है यानी कि यहां 2 और फिर बाकी इधर 6। थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट होता है, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट है और सेवेंथ में भी 32 एलिमेंट हैं। लेकिन इसमें कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हैं जिनको IUPAC रिकमेंडेशन के अनुसार से फिल कर दिया गया है, उसके बारे में आगे आज हम लोग बात करेंगे। अब इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर देखें तो सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में, इसीलिए फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है, यानी कि इनका नाम दिया गया। 8 और 8 ये एलिमेंट सेकेंड और थर्ड में है, इन्हें शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट हैं, इन्हें लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। इन दोनों में 32 है लेकिन सेवेंथ में कुछ इनकम्प्लीट हैं, तो इसलिए सिक्स्थ को कहा जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड और जो सबसे लास्ट में यानी कि सेवेंथ पीरियड है इन्हें इनकम्प्लीट पीरियड भी कहा जाता है। इट हैज कैपेसिटी टू अकोमोडेट 32 एलिमेंट, लेकिन इसमें कुछ एक अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है, पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट कहा जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर का एक क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट पीरियड किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट पीरियड। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज ओनली 2 एलिमेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। लॉन्गेस्ट पीरियड किसमें है? तो 6th पीरियड, क्योंकि इसमें 32 एलिमेंट है। और बाकी ये S, D, P और F ब्लॉक इसी चैप्टर में हम लोग एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। कि S ब्लॉक वहां पर फिर से आएगा कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं। क्यों S ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं उसका रीजन वहां पर बताएंगे, यानी कि 2-3 क्लास में वहां पर हम लोग पहुंचेंगे। ये आउटलाइन हो गया इसका मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, और इसके अनुसार से किस पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको यहां पर ग्रुप किया गया और उसके अनुसार से इनका निकनेम दिया गया। फिर इसके बाद में जैसे अभी जिस फॉर्म में ये है उस फॉर्म में अचानक मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी नहीं है, इसमें भी कई स्टेप में चेंजेस आए। नेमिंग में इसमें भी कई जगह पर चेंजेस आए, जैसे आप थोड़ा सा बुक पढ़ोगे IUPAC रिकमेंडेशन के अनुसार से 100 के बाद वाले एलिमेंट के लिए कुछ रूल्स दिया गया, जिसके अनुसार से उनका हम लोग नेमिंग कर सकते हैं और फिर उनका हम लोग फॉर्मुलेशन कर सकते, सब सिंबल दे सकते हैं। इसका जरूरत कहां पर पड़ा? जो केमिस्ट्री में IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में होने वाले किसी भी प्रकार के चेंजेस को ये गवर्न करता है। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर किसी चीज को ऑथेंटिक भी माना जाता है, यानी कि ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन ये है। 104 एलिमेंट के बारे में कहा गया कि इसके ऊपर में सोवियत रूस
और अमेरिकन दोनों जगह के साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इन दोनों ने रिपोर्ट किया कि हम लोगों ने एक नए एलिमेंट का खोज किया है। सोवियत रूस वाले बोले कि हम एक नया एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, पुर्चोटोवियम, और अमेरिकन साइंटिस्ट बोले कि हम रदरफोर्डियम पर काम कर रहे हैं। दोनों नाम अलग अलग थे, दोनों को परमिशन दिया गया, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि दोनों, एक जो सोवियत रूस वाले जिसे पुर्चोटोवियम कह रहे थे और अमेरिकन साइंटिस्ट जिसे रदरफोर्डियम कह रहे थे, ये दोनों एक ही एलिमेंट है। जैसे हम लोग मान के चलो, मेरी बात को थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं समझाने के लिए कि नाम से किस तरीके का कंफ्यूजन होता है। जैसे अगर मान लिया कि तुम अपने एक फ्रेंड से पूछे, स्कूल में ही हो, लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के ठीक थोड़ा सा पहले का टाइम, आप पूछे कि अभी आज तुम लंच में क्या लाए, तो उसने बताया कि मेरे यहाँ जो हो आलू और परवल का सब्जी बना है, वो लाए। दूसरे से पूछे तो बोला कि आज हम आलू और पटल का सब्जी लाए, वो पटल बोल रहा है और पहले वाले ने परवल बोला। आपको लगा कि मेरा दोनों फ्रेंड जो अलग अलग सब्जी लाया है, यानी कि आज हमें दो डिश टेस्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब लंच ब्रेक में दोनों ढक्कन खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि दोनों का सब्जी एक ही है। एक उसको परवल बोल रहा था और दूसरा उसको पटल बोल रहा था। ऐसे ही कई चीजों का नाम जो है वो अलग अलग है। जैसे कुछ लोग कद्दू बोलते हैं, कहीं पर उसी को लौकी कहा जाता है। कुछ लोग भिंडी बोलते हैं, कहीं भिंडी को ही रमतोरई कहा जाता है। तो ये तो जब आप दोनों के बारे में जानते हैं, दोनों नाम जानते हैं, तभी आपको लगेगा कि अच्छा ये कॉमन है। और अगर आप नहीं जानते हैं तब लगेगा कि ये दोनों अलग अलग है। जब सामने फेस टू फेस आएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसे यहाँ ये कहा जाता है और हम लोग इसे यस करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आया। अब आप सोचो, फाइनली रदरफोर्डियम 104 का नाम रदरफोर्डियम दिया गया रदरफोर्ड के अनुसार से, लेकिन जो दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे उनका तो मेहनत बेकार चला गया, क्योंकि उनको तो क्रेडिट नहीं दिया गया जो पुर्चोटोवियम कह रहे थे। तब यहां पर ये प्रॉब्लम एराइज हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ कि अगर ये पहले से ही काम हो रहा था तो किसी दूसरे ग्रुप को पता चल जाएगा तो वो उस पर काम नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के काम कर सकते थे। तो उस वक्त से आईयूपीएसी के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जब तक आईयूपीएसी कोई नेमिंग नहीं करती है तब तक किसी एलिमेंट का नाम उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार से होगा और वो आईयूपीएसी गाइडलाइन को फॉलो करेगा। यानी कि 100 से एबव जितने एलिमेंट हैं उन सब का आईयूपीएसी के अनुसार से नेमिंग किया जाएगा और फिर बाद में उनका आईयूपीएसी कोई एक नेम, ऑथेंटिक नेम प्रोवाइड करेगी जो उसको फॉलो करेंगे। तो अभी अब हम लोग सीखेंगे व्हाट वुड बी द नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर देन 100, यानी कि अगर 100 से ज्यादा है तब। उसके लिए कुछ बेसिक चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हर एक नंबर के लिए कुछ नेम दिया गया, जैसे डिजिट हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 के लिए नील कहा गया, NiL। 1 के लिए अन कहा गया, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एट। ये इसका मीनिंग है और इसी पर बेस्ड इनका सिंबल है। हर एक एलिमेंट का सिंबल भी जो है वो इन्हीं डिजिट पर डिपेंड करेगा। जब नील लिखते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर एन है तो इसके लिए सिंबल एन होगा। अन के लिए फर्स्ट लेटर यू है, सब स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं। बाई के लिए बी होगा, ट्राई के लिए टी होगा, क्वाड के लिए क्यू होगा, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक्ट के लिए ओ और इंक के लिए ई। बस इतना पार्ट आपको याद रखना है। इसके बाद सभी का आप नेमिंग कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी 114 लिखे थे
और उसका सिंबल हम लोग दिए थे यू यू क्यू और बताए थे कि इसे अनअनक्वाडियम कहा जाता है, वो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। अब आप में से कुछ लोग के ध्यान आ रहा होगा कि 6 के लिए हेक्स, ये तो ऑर्गेनिक में भी पढ़े थे, 5 के लिए पेंट होता है, ऑर्गेनिक में पढ़े थे, लेकिन 7 के लिए हेक्ट होता था और ये सेप्ट लिखे रीजन। ये देखो ये दोनों जो साइनोनाइम्स हैं, सेप्ट का मतलब भी 7 होता है और हेक्ट का मतलब भी 7 होता है। अगर इस 7 के लिए हम लोग हेक्ट लिखते तो सिंबल में गड़बड़ हो जाता, क्योंकि हेक्स का फर्स्ट लेटर भी एच है और अगर यहाँ हेक्ट लिखते तो इसका भी फर्स्ट लेटर एच हो जाता, तो इसलिए वो न दे करके सेप्ट कहा गया। तो यहां पर जब आप पढ़ रहे हैं तो सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन जब ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे 7 के लिए तो वहां पर हेप्ट ही होगा। वहां पर ऑर्गेनिक में यहां आता था मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, बाकी ये पेंट कॉमन है, हेक्स कॉमन है, ऑक्ट कॉमन है, 9 के लिए नून कहा जाता था। यहां पर अगर नून करते तो ये एन और ये नील का एन, ये दोनों कॉमन हो जाता है, तो इस वजह से इसको जो है वो चेंज किया गया। तो हमें ये याद रखना है कि इनऑर्गेनिक में कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिक में कर रहे हैं, और ये सिंपल ही याद हो जाएगा। अब हम लोग नेमिंग और फॉर्मूलेज का सिंबल दोनों के ऊपर में काम करते हैं। जैसे अगर हमें 101 का नेमिंग करना है, ध्यान से देखोगे आप, फर्स्ट एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट नंबर है 1, तो 1 के लिए इसका नाम क्या है? अन। रूल ये बताता है कि जब नेमिंग कर रहे हो या सिंबल दे रहे हो तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर से होगा। तो यहां अन है तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पर यू एन, अन हो गया। इसके बाद जीरो है, जीरो के लिए क्या लिखते हैं? नील, तो प्लस कर दिए NIL, नील। फिर 1 है तो फिर हो जाएगा अन, और लास्ट में जोड़ देना है ईएम, IUM, ईएम। अब जोड़ दो सबको, अन नील अनियम, तो यहां नाम हो जाएगा अन नील अनियम। और इनका सिंबल लिखेंगे तो अन के लिए हो गया यू, जीरो के लिए हो गया एन, और फिर 1 के लिए हो गया ई। देखो इसके सिंबल में भी सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर है। ये पूरा एक साथ में जोड़ दिया गया है, सिर्फ यहां पर समझाने के लिए हम प्लस प्लस लिखे हैं। 1 के लिए अन हो गया, 0 के लिए नील हो गया, 1 के लिए अन हो गया, और लास्ट में ईएम जोड़ देना है। बाकी सब का हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। 102 है तो यहां 1, तो इसके लिए लिखा जाएगा अन, 0 के लिए नील, और 2 है तो 2 के लिए बाई। अब यहां पर बाई और ट्राई को अगर देखो तो इसमें ऑलरेडी आई लगा हुआ है, तो कहता है कि जहां पर ऑलरेडी आई लगा हुआ है तो फिर वहां पर IUM नहीं लिखेंगे, वहां पर सिर्फ UM लिखेंगे, यानी कि अन ये हुआ, नील और BM, तो UM जोड़ देंगे और इनका सिंबल क्या हो जाएगा? UNB। फिर 103 के लिए ये आ जाएगा अन नील, 3 के लिए क्या करते हैं? ट्राई, तो यहां ट्राई। अब देखो तो IUM डालेंगे या सिर्फ UM डालेंगे? सिर्फ UM यूज करेंगे, तो अन नील ट्रियम, और इनका सिंबल क्या हो जाएगा? UNT। 104 के लिए अगर लिखना हो तो अन नील क्वेड, और यहां पर पूरा आएगा IUM, अननील क्वेडियम, और ये UNQ ये जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 101 से लेकर 118 तक हम सारे एलिमेंट को रख सकते हैं। तो यहां तक का ये काम करोगे, 118 तक के एलिमेंट का उसका नेमिंग करेंगे आप, और उसके बगल में उसका सिंबल लिखेंगे, उसको आप असाइनमेंट में सबमिट करोगे। असाइनमेंट का लिंक आपको दिखेगा, उसमें आप सबमिट कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो अगला क्लास है वहां पर हम लोगों को किसी एलिमेंट का पोजीशन पता करना होगा कि वो किस ग्रुप, किस ब्लॉक और किस पीरियड से बिलोंग करता है। किस ग्रुप, किस पीरियड और किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, इसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? SPDF के अनुसार से, यानी कि 1:2:2 2p6 जो लिखे हैं उसके अनुसार से। तो उसके ऊपर में हम लोग काम करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसको
एक बार थोड़ा सा देख लोगे आप और बुक में थोड़ा सा आगे रीडिंग डाल करके रखिए कि कौन सा पोर्शन चल रहा है। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एक्चुअली इनऑर्गेनिक का पोर्शन है और इनऑर्गेनिक में थ्योरी ज्यादा होता है, तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है, तो वो हमारा तेजी से निकलेगा। जो कंसेप्चुअल पोर्शन है उसके ऊपर में हम लोग को ज्यादा टाइम देना होगा। तो अगले क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पोर्शन, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये होने जा रहा है। तो इसका आप प्रिपरेशन करके रखोगे। आज यहीं तक, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा।